गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सिलेंडर ख़त्म कर लिया था। सिलेंडर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब आज का हमारा चैप्टर है जनरेटिंग लाइंस। जनरेटिंग लाइंस, ठीक है। और जनरेटिंग लाइंस में हम जो मेन टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वन शीट हाइपरबोलॉइड। क्या पढ़ेंगे? वन शीट हाइपरबोलॉइड, एक पृष्ठीय अति परवलयज। ठीक है। तो अब अति परवलय तो अपन ने पढ़ा हुआ है, हाइपरबोला अपन ने पढ़ा हुआ है। अब हाइपरबोलोइड क्या होता है? 3D के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो हाइपरबोला क्या बन जाता है? हाइपरबोलोइड बन जाता है, अति परवलयज। ठीक है। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आता है कि रूल्ड सरफेस। रूल्ड सरफेस, रेखज। ठीक है। मूविंग लाइंस जो होती हैं, वेरिएबल लाइंस जो सरफेस जनरेट करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रूल्ड सरफेस या फिर रेखज पृष्ठ बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल तो हम पढ़ चुके हैं ना कि जो आपका कोन था या फिर सिलेंडर था, वो क्या थे? मूविंग लाइंस से जनरेटेड सरफेस ही तो था। एक लाइन थी जो मूव कर रही थी और फिर एक सरफेस जनरेट हो रहा था। तो वो कोन या फिर हम ये कहते हैं कि सिलेंडर जो है वो किसके एग्जाम्पल है? रूल्ड सरफेस के एग्जाम्पल है। और वो मूविंग लाइंस जो लाइन मूव करती थी उसको हम क्या कहते थे? जनरेटिंग लाइन। तो वही जनक रेखा या फिर जनरेटिंग लाइन हो जाएगी, मूविंग लाइंस जो होंगी वो। ठीक है। और इसका एग्जांपल हम कोन और सिलेंडर पढ़ ही चुके हैं। अब ये है कि जो रूल्ड सरफेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो डेवलपेबल होता है और एक स्क्यू सरफेस या फिर नॉन डेवलपेबल कह सकते हो आप उसको, या स्क्यू सरफेस या फिर स्क्रोल कह सकते हो। तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला तो आपका है डेवलपेबल, ठीक है, विकासनीय पृष्ठ, डेवलपेबल सरफेस। ठीक है। या इस दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन डेवलपेबल या फिर स्क्यू सरफेस, अविकासनीय पृष्ठ। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अविकासनीय। ठीक है। अब डेवलपेबल और नॉन डेवलपेबल में फर्क क्या है? देखो, डेवलपेबल सरफेस जो होता है उसके अंदर, डेवलपेबल सरफेस के अंदर दो कंसेक्यूटिव जनरेटिंग लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। दो क्रमागत जनक रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अब देखो कि कहना क्या चाह रहा है। ये हमारा कौन था? ये भी जनरेटिंग लाइन थी, ये भी जनरेटिंग लाइन थी, ये भी, ये सारी की सारी लाइंस क्या है? जनरेटिंग लाइंस हैं, जनरेट कर रही है कौन को। ठीक है। तो ये जनरेटिंग लाइन आपस में देखो इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे जो वर्टेक्स होता है। तो इसका मतलब कि डेवलपेबल सरफेस के अंदर क्या होगा कि जो कंसेक्यूटिव जनरेटिंग लाइन है, जैसे ये एक और इसके पास वाली ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो क्या हो गया? हमारा डेवलपेबल सरफेस हो गया, जिसमें कंसेक्यूटिव लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो डेवलपेबल सरफेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? कौन है? शंकु। ठीक है। उसके बाद में आता है स्क्यू सरफेस या नॉन डेवलपेबल सरफेस, जिसके अंदर दो लगातार वाली जो आपकी जनरेटिंग लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। पहली बात तो ये रही। ये क्या था? सिलेंडर था। सिलेंडर में तो कोई भी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी क्या? नहीं करेंगी ना। तो ये हमारा क्या है? नॉन डेवलपेबल, जिसमें दो कंसेक्यूटिव जनरेटिंग लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है। और इसका एक और एग्जाम्पल जो है वो है आपका वन शीट हाइपरबोलोइड, यही वाला। वन शीट हाइपरबोलोइड किस टाइप का सरफेस है? नॉन डेवलपेबल रूल्ड सरफेस है या फिर स्क्यू सरफेस है। ठीक है। और जो इसकी इक्वेशन होती है, एक दूसरा एग्जाम्पल भी है इसका, हाइपरबोलिक पैराबोलोइड। हाइपरबोलिक पैराबोलोइड। अब ये किस तरीके का होता है ये अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हाइपरबोलिक पैराबोलोइड और वन शीट हाइपरबोलोइड दोनों ही आपके क्या है? नॉन डेवलपेबल सरफेस है। ठीक है। अब वन शीट हाइपरबोलोइड क्या है? हाइपरबोलोइड क्या है? पहली बात तो ये कि हाइपरबोलोइड क्या होता है। पहले मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था कि तरबूज सबने देखा है, खाया भी है। तो बस हाइपरबोलोइड का नाम आता ही आपके, सॉरी सॉरी सॉरी, तरबूज तो इलिप्सोइड होता है। हाइपरबोलोइड का ये है कि दो तरीके के हाइपरबोलोइड होते हैं, एक वन शीट होता है और एक टू शीट होता है। मैं इनकी शक्ल दिखाती हूँ, फिर रियल लाइफ से अपन को कंपेयर भी करवाती हूँ। ये देखो, ये क्या है? दिस इज वन शीट हाइपरबोलोइड, एक पृष्ठीय अति परवलयज। ठीक है ना। अब आप ये इसको छोड़ो, डायग्राम को छोड़ो, आपने सबने मुड्डी देखी होगी, बैठने वाली मुड्डी जो होती है वो आपने देखी होगी।
ठीक है ना। और जो आपने अगर बैंत की जो होती है, लकड़ी जैसी जो होती है, उनको आपने देखा होगा तो उसमें ये होता है कि लकड़ियां एक दिशा में जा रही होती हैं, दूसरी तरफ से एक लकड़ियां एक दिशा में जा रही होती है, लेकिन जो एक दिशा में लकड़ियां जा रही होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना कि ये लाइन इधर जा रही है, फिर ये लाइन इधर जा रही है, तो ये पूरी यूं इस तरह से पीछे तक घूम के वापस आ जाएगी, पैरेलल चलेंगी इसके अंदर। उन लकड़ियों को आप ध्यान से देखना कि वो लकड़ियां जो होती हैं वो यूं गोलाई में घूमते हुए चल रही होती हैं, लेकिन पैरेलल चलती है, वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। जो एक ही दिशा में, एक ये वाली और एक इसके पास वाली देखोगे तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो यही तो बात अपन ने कही थी ना कि नॉन डेवलपेबल सरफेस के अंदर जो कंसेक्यूटिव जनरेटिंग लाइंस जो होती है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये आपका मुद्दा जो है वो इसका एग्जाम्पल है वन शीट हाइपरबोलॉइड का। ठीक है। और दूसरा जो टू शीट हाइपरबोलॉइड होता है वो ये है, ये टू शीट हाइपरबोलॉइड है। ये सीधा सीधा दिखा कि हाइपरबोला होता है, उसका 3D पार्ट दिख रहा है आपको। तो ये हाइपरबोला आप इसी तरीके से बनाते हो ना, इस तरह से हाइपरबोला बनाते हो, तो ये हाइपरबोला का 3D पार्ट ये तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है। इसका अगर एग्जांपल लेना चाहो तो तरबूज क्या था हमारा, इलिप्सोइड था। ठीक है ना। तो तरबूज को बीच में से काटो, काट के उनके उल्टे कर दो, उल्टे रख दो उनको इस तरीके से, तो वो क्या बन जाएगा, टू शीट हाइपरबोलॉइड। इसके अलावा डमरू आपने देखा होगा, डमरू जो है वो आपका टू शीट हाइपरबोलॉइड का एग्जांपल है, क्योंकि डमरू के अंदर बीच में से पैक होता है, बीच में से इस तरह पैक होता है, ऊपर और नीचे दो तरफ दो अलग अलग पार्ट होते हैं उसके, बीच में से बजाने का होता है। तो डमरू या फिर आप तरबूज को काट के उनको उल्टा वर्टेक्स की साइड में रख दो, तो ये आपके टू शीट हाइपरबोलॉइड के एग्जांपल है। ये हमारा क्या है, वन शीट हाइपरबोलॉइड है, और यही हमें इस चैप्टर के अंदर डीपली पढ़ना है। ठीक है। वन शीट हाइपरबोलॉइड। और ध्यान रखना है कि इसके अंदर दो जनरेटिंग लाइन आ रही है, एक तो ये इधर जा रही है, देखो ये वाली इधर जा रही है, और ये पीछे वाली जो है वो इधर जा रही है। तो दो तरीके की जनरेटिंग लाइन से, एक ये इधर जाने वाली और एक इधर जाने वाली, तो इसके अंदर दो जनरेटिंग लाइन के पेयर आएंगे, वो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। और इसका जो इक्वेशन है वन शीट हाइपरबोलॉइड की, वो इक्वेशन हमारी क्या है, ये है इसकी, सॉरी, वन शीट हाइपरबोलॉइड जो डायग्राम में मैंने दिखाया था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ वन शीट हाइपरबोलॉइड। ठीक है। अब इसके अंदर जो जनरेटिंग लाइन आ रही है वो दो जनरेटिंग लाइन का एक पेयर आएगा, दो तरीके की अलग अलग जनरेटिंग लाइन का सिस्टम आएगा। वो कैसे आएगा ये देखो, ये जो इक्वेशन है इसको यूं लिखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस जेड अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फैक्टराइज करो इनको, एक्स माइनस ए अपॉन जेड अपॉन सी और एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1 माइनस वाई अपॉन बी, और ये 1 प्लस वाई अपॉन बी। ठीक है, हो गया। अब दो पॉसिबिलिटी है कि इसको मैं इसके साथ में रखूं या फिर इसको मैं इसके साथ में रखूं। ठीक है। तो अगर मैं ये लिखती हूँ एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी, ठीक है, एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस वाई अपॉन बी। इसको इसके लिए ले लो, और एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू लैम्डा 1 प्लस वाई अपॉन बी। तो ये मेरा कि प्लस वाले के साथ में मैंने क्या ले लिया, प्लस वाला ले लिया, और माइनस वाले के साथ में माइनस वाला ले लिया। ठीक है भैया, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक्स अपॉन, ये अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है तो आप इसको यूं समझो, एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू, जब आप इसको इसके अपॉन में ले आएंगे तो आपके पास में क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन बी अपॉन एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी, और इक्वल्स टू मान लो आप 1 अपॉन लेमडा। ठीक है। तो एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस वाई अपॉन बी आ गया, और एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1 माइनस वाई अपॉन बी अपॉन लैम्डा आ गया। तो ये दो सिस्टम बन गए। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लैम्डा सिस्टम ऑफ जनरेटिंग लाइन, जनक रेखा का लैम्डा निकाय। ठीक है। और दूसरा ये कर सकते हैं कि माइनस वाले के अपोन में, जैसे यहाँ पे माइनस के अपोन में माइनस लाए थे, तो माइनस वाले के अपोन में अगर अपन प्लस वाला ले आते हैं तो क्या बनता है, देखो यहीं पे बना देती हूँ ताकि कंपेयर कर सको आप। एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू, ये 1 प्लस वाई अपॉन बी आ गया, तो 1 माइनस वाई अपॉन बी अपॉन एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू, हम क्या ले लें, म्यू ले लें। तो क्या बनेगा अपने पास में, एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी बराबर म्यू 1 प्लस वाई अपॉन बी। ठीक है, एक तो ये बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू 1 माइनस वाई अपॉन बी।
तो दिस इज सेकेंड सिस्टम या दूसरे तरह की जनरेटिंग लाइंस की इक्वेशन, जो कि म्यू सिस्टम उसको हम बोलेंगे। तो दिस इज लैम्डा सिस्टम एंड दिस इज म्यू सिस्टम। ये लैम्डा सिस्टम और म्यू सिस्टम की जो जनरेटिंग लाइंस है उनको अपने को ध्यान रखना है। और लैम्डा और म्यू के अलग अलग जो मान है उनके लिए अपने पास में अलग अलग लाइंस आ जाएंगी, जो कि ये जो वन शीट हाइपरबोलॉइड था इसकी जनरेटिंग लाइंस को डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा वन शीट हाइपरबोलॉइड। और लैम्डा और म्यू के किसी भी वैल्यू के लिए इनको इक्वेट करना इम्पॉसिबल है। ये सिस्टम अलग रहेगा और ये सिस्टम अलग रहेगा। किसी भी लैम्डा या म्यू की वैल्यू के लिए हम इनको एक सेम बना दें ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास में दो सिस्टम आएंगे और इन दोनों सिस्टम की जो इक्वेशन है उसको आगे हमें थ्रू आउट द चैप्टर याद रखना है, क्योंकि हर जगह हमारा यही काम। तो एकदम सिस्टमेटिकली याद रखो। लैम्डा सिस्टम को इसको बोलेंगे एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू लैम्डा 1 प्लस वाई अपॉन बी, कोमा एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस वाई अपॉन बी। और दूसरा क्या है, एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू म्यू 1 प्लस वाई अपॉन बी एंड एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू 1 माइनस वाई अपॉन बी। ठीक है, दिस इज लैम्डा सिस्टम एंड दिस इज म्यू सिस्टम। अब देखो कि ये एक्स वाई जेड की लीनियर इक्वेशन है, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी एक्स वाई जेड की लीनियर इक्वेशन है, तो ये भी आपकी एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दो प्लेन मिलके हमेशा लाइन होती है। तो जो जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, प्लेन्स वाली फॉर्म में है, कि दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, उसकी फॉर्म में अपन ने डिनोट कर रखा है इनको। क्लियर है, और इनको इस तरह से ही अपने को याद रखना है, क्योंकि आगे अपन यही वाला फॉर्म हर जगह यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हमारा आता है कि हमें इस वन शीट हाइपरबोलॉइड की जनरेटिंग लाइंस की इक्वेशन फाइंड करें। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं अपन एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन 7th 8th ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वन शीट हाइपरबोलॉइड दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। इसके पॉइंट 2 माइनस 1 4/3 पर जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन अपने इक्वेशंस फाइंड करनी है। दो जनरेटिंग लाइंस आएंगे ना अपने, तो उन दोनों की इक्वेशन अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इस पे फाइंड करनी है, इससे पास होने वाली। तो इससे पास होने वाली कोई भी लाइन की इक्वेशन अपन इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 अपॉन एल इक्वल्स टू वाई प्लस 1 अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस 4/3 अपॉन एन इक्वल्स टू क्या ले लो, आर ले लो। तो x इक्वल टू क्या आ गया, एल आर प्लस 2, वाई इक्वल टू एम आर माइनस 1, जेड इक्वल टू एन आर प्लस 4/3। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू, अब ये जनरेटिंग लाइंस किसकी हैं, इस वन शीट हाइपरबोलॉइड की है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको सेटिस्फाई करेंगी, तो ये अपन इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं। तो एल आर प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एम आर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एन आर प्लस 4/3 की होल स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। आर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, आर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं अपन। देखते हैं आर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास क्या आती है। ये देखो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, इसमें अपॉन 9 आएगा और इसमें अपॉन 16 आएगा, माइनस का आएगा सॉरी, आर स्क्वायर प्लस, अब 2r के साथ में देखो क्या क्या आएगा अपने पास में, 2r जब अपन करेंगे तो 2 अपॉन 4 1/2l आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का आएगा 2r के साथ में 2m अपॉन 9। ठीक है, माइनस का m अपॉन 9 हो जाएगा, और ये आएगा प्लस माइनस का ही आएगा 4/3 यानी कि 4 अपॉन ये हो जाएगा 1/12 1/12n। ठीक है, और फिर कांस्टेंट जो आएंगे वो कितने आएंगे, देखो प्लस के यहाँ पे आएगा 4/4 माइनस 1/9, और ये माइनस का आएगा 16 अपॉन, तो 16 कट जाएगा 1/9 इक्वल्स टू 1। तो ये 4/4 से ये 1 कट गया, 1/9 ये माइनस का आ रहा है, ये प्लस का आएगा ना 1/9, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो कुल मिला के क्या बचा मेरे पास में, एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 16 आर स्क्वायर प्लस 2r l/2 माइनस m/9 और माइनस के n/12। ठीक है, ये बन गया अपने पास में। ठीक है, तो इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक आर तो कॉमन आके कट गया। ठीक है, अब आर के लिए, आर की हर वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, तो आर की हर वैल्यू की अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो
आर तो जीरो हो नहीं सकता, तो ये दोनों अलग अलग क्या होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को अपन जीरो के बराबर कर देते हैं आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो प्लस एम स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू जीरो, और इधर आ जाएगा आपका एल बाई 2 माइनस एम बाई 9 माइनस एन बाई 12 इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे एक बार एलसीएम लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। ये 1/9 आएगा, ये 1/12 आएगा, ये 2/4 1/2 आएगा। ठीक है, राइट है अपना। चलो अब एलसीएम लगाते हैं, तो अपना 36 एलसीएम आ गया, 18L माइनस 4M माइनस 3N इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से अब अपन किसी भी एक की वैल्यू निकाल के और इसके अंदर पुट करवा देंगे। तो मान लेते हैं कि अपन n की वैल्यू फाइंड करते हैं, या l की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। l इक्वल टू 4M प्लस 3N अपॉन 18। ठीक है, तो ये m की वैल्यू यहाँ पुट करवा देते हैं l की, तो 4M प्लस 3N अपॉन 18 का होल स्क्वायर, और ये 1/4 प्लस एम स्क्वायर बाई 9 माइनस एन स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से m की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो m के दो मान आएंगे, m और n के। तो चलो देखते हैं क्या आते हैं। ये हो गया 16 एम स्क्वायर प्लस 9 एन स्क्वायर प्लस 24 mn अपॉन 72 प्लस एम स्क्वायर बाई 9 माइनस एन स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एम स्क्वायर देख लेते हैं, तो ये 16 है, तो 2/9 आ गया, और ये प्लस 1/9 है, तो 3/9 यानी कि 1/3 एम स्क्वायर आ गया, और एन स्क्वायर आएगा 9 8 जा, तो ये 8 हो गया, 1/8 माइनस 1/16, तो प्लस 1/16 एन स्क्वायर आ गया, और प्लस 1/3 एम एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो 48 एलसीएम लगा के और इसको अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं। 16m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 16mn इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसके फैक्टराइजेशन कर देते हैं अपन। तो फैक्टर देखो क्या बनते हैं, 16 और 48। लेट मी चेक वंस। सॉरी, यहाँ पे आ रहा है 24। ठीक है, 1/8 है। ठीक है, यहाँ पे 1/3 है, राइट। ये एक सेकेंड, यहाँ पे शायद मिस्टेक कर दी है, 2/9 बनेगा प्लस 1/9। ठीक है, 3/9 1/3 आएगा। ठीक है, फैक्टर करते हैं अभी इसके। देखो एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक करते हैं, शायद कोई मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन में। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 18 का स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को। तो 18 का स्क्वायर करते हैं तो 324 आएगा, और 324 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो एलसीएम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 324 इंटू 4 करेंगे तो 16 1296 आएगा, 1296 आएगा। ठीक है, एलसीएम में मिस्टेक कर दी मैंने। ठीक है, ये तो अपॉन में 1296 आ जाएगा, और ये 16m स्क्वायर आ गया। तो अब इसको एक बार कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी दोबारा। कैलकुलेशन चेक करते हैं कैलकुलेटर से अपन। तो देखो ये बनेगा 16/1296 है, 16/1296, तो ये अपना 4 से काट देते हैं, 81 आएगा, 1/81। ठीक है, और प्लस 1/9 भी है, तो 1/81 प्लस 1/9, तो ये हो जाएगा 3/9 और 10/81। ठीक है, तो 10/81 आएगा, ये 10/81 आएगा। ठीक है, फिर एन स्क्वायर का भी एक बार चेक करना पड़ेगा, 9 है और ये 1296 है। ठीक है, तो 9/1296 का मतलब हो जाएगा 1296/9 144 माइनस 116, तो ये आएगा आपका 144। एलसीएम आ गया 1 माइनस 9, तो माइनस के 8/144, 8/144 का मतलब हो जाएगा 18। ठीक है, 1/18 आएगा, ये 1/18 आएगा, माइनस का आएगा वो भी 1/18। ठीक है, और ये आएगा 24, और 1296 है, तो 1296/24, तो ये आएगा 54, 1/54।
कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो इसको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, तो ये नहीं बनेगा अपना। तो अब ये आएगा 10/81 एम स्क्वायर माइनस 1/18 एन स्क्वायर प्लस 1/54 एम एन इक्वल टू 0। तो अब एक बार 9 एलसीएम लेके काट भी देते हैं, तो 10/9 एम स्क्वायर माइनस 1/2 एन स्क्वायर प्लस 1/6 एम एन इक्वल टू 0। अब एलसीएम लगा लेते हैं, तो 18 एलसीएम आ जाएगा अपना, 18 एलसीएम आ गया, तो 20 एम स्क्वायर हो गया और माइनस 9 एन स्क्वायर हो गया प्लस 3 एम एन हो गया इक्वल टू 0। तो 20 एम स्क्वायर प्लस 3 एम एन माइनस 9 एन स्क्वायर इक्वल टू 0, 180 हो गया 29 सा, ठीक है। तो 180 के अब फैक्टर अपने को बनाने हैं, क्लियर। चलिए अब इस पे ना अपन फैक्टर नहीं हो पा रहे तो शीघ्राचार्य लगा लेते हैं। शीघ्राचार्य लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा, m इक्वल्स टू -3n प्लस माइनस अंडर द रूट 9n स्क्वायर प्लस 720 एन स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 40 20 यानी कि 40 माइनस का 3n प्लस माइनस 729 आ गया, 729 का रूट हो जाएगा 27n अपॉन 40। तो m की जो दो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, देखो माइनस के 27 और माइनस के 30, तो माइनस के 3/4 आ गया, ठीक है n। और दूसरा अगर अपन प्लस लेंगे तो 24/40 आया, तो ये बन जाएगा अपना 24/40, 4 8 जा और 10 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू आ गई 3/5 n आ गई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बस अपने को LMN के मान चाहिए थे। और अब देखो कि m इक्वल टू ये आ गया, इतना n आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार फिक्स कर लेते हैं कि n को अगर अपन n को ले लेते हैं 1, तो n को 1 लेते हैं तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की 3/4 हो जाएगी और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 3/5, ठीक है। और n 1 है ही। अब अपन l की दो वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। l की दो वैल्यूज क्या आएगी, जब n को 1 ले लिया अपन ने तो देखो कि n 1 आ गया, तो l इक्वल्स टू 1 तो अपना आ जाएगा, यही लिख लेते हैं l इक्वल्स टू 4m करना है तो 4 इंटू माइनस का 3/4 और प्लस n 1 है ही और अपॉन 8, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 12 और प्लस के 12, तो 0 आ गया एक तो, ठीक है। और दूसरी जो l की वैल्यू है वो अपन क्या लेंगे, जब अपन m जो है वो 3/5 लेते हैं तो l इक्वल टू 4 इंटू 3/5 प्लस 3/8, ठीक है। तो वो कितना आएगा 12 और प्लस के 15 27/40, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में पेयर बन गए। उन पेयर्स को यहाँ लिख लो कि एक तरफ तो LMN की एक वैल्यू, तो l की n की वैल्यू 1 है, l की 0 है और m की माइनस का 3/4 और n की 1, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या है, l की 27/40 है और m की 3/5 है और n की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, पेयर बन गया। तो अब इनको अगर अपन DR है तो रेशियो अगर ढंग से लिखना चाहें तो 0 -3 4 लिख दो, और इसको अपन अगर 40 से मल्टीप्लाई कर दे तो 27 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे DR बन गए हैं। फिर एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे अपॉन में L में 18 चल रहा है ना, मैंने 8 ही लिख दिया था, 18 है, 18 आएगा तो यहाँ पे तो 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, 18 आया तो ये बनेगा 27/90 या फिर 3/10। तो L की वैल्यू क्या आई 3/10 आई, तो LCM लेंगे तो थोड़ी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 10 LCM ले लेते तो ये 3 आ गया, ये 6 आ गया और ये 10 आ गया, तो ये दो पेयर बन गए हमारे, ठीक है। अब इक्वेशन क्या थी हमारी, देखो x माइनस 2/L, तो x माइनस 2/0 इक्वल्स टू y प्लस 1/-3 इक्वल्स टू z माइनस 4/3/4। एक तो ये जनरेटिंग लाइन आ गई, एक सिस्टम वाली इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरा सिस्टम क्या बन गया, x माइनस 2/3 इक्वल्स टू y प्लस 1/6 इक्वल टू z माइनस 4/3/10। LMN के दोनों जो पेयर आए हैं उनको बारी बारी से अपने को यहाँ रख देना है, जिससे हमारी दो जो जनरेटिंग लाइन के सिस्टम थे, लैम्डा सिस्टम और म्यू सिस्टम था ना, तो ये एक कोई भी एक लैम्डा हो जाएगा और कोई भी एक म्यू हो जाएगा। कौन सा क्या है वो अभी अपन को अलग से आइडेंटिफाई नहीं करना है, इस क्वेश्चन में नहीं करना है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन, कैलकुलेशन की वजह से टाइम लग गया, बाकी जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन फाइंड करना आसान सा है, ठीक है। सीधा सीधा करना क्या है कि इक्वेशन लेट कर लेनी है, इक्वल टू आर लेके LR प्लस 1 और LR प्लस 2 MR माइनस 1 और NR प्लस 4/3 आ गया। ये XYZ की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करा दो, तो हमारे पास में हमेशा इस तरह का ही बचेगा। अगर अपन जनरेटिंग लाइन फाइंड कर रहे हैं तो फिर यहाँ हम कहेंगे कि R की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो वैल्यू या मतलब कि R की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या अप्लाई हो जाएगी, ये दोनों पार्ट अलग अलग जीरो के बराबर होंगे तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर करते ही L² M² N² आ गया और LMN आ गया, ठीक है।
तो अपन यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे अपने पास में दो वेरिएबल के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिससे हम दो के बीच में रिलेशन फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा m और n में रिलेशन आ गया। किसी भी एक को फिक्स कर दो, क्योंकि dr है तो dr में तो किसी भी एक को फिक्स कर सकते हैं, तो किसी भी एक को फिक्स करते हैं, फिर हमारे m और l के अलग अलग मान आ जाएंगे। तो दो सेट आ जाएंगे अपने पास में dr के, उससे दो अलग अलग हमारी जनरेटिंग लाइंस आ जाएंगी। आई थिंक इतना क्लियर है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को घुमा के दिया हुआ है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है तो आसानी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को जनरेटिंग लाइन के सिस्टम फाइंड करने हैं, ठीक है, तो वो भी बता ही देती हूँ मैं, ताकि अपना एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस तरह से करना है अपने को। ये गिवन है कि write down the equation of the system of generating lines of the following hyperboloid and determine the pairs of lines of the system which passes through the given point। तो x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। अब जो मैं मेथड बताऊंगी ना, वो मेथड आप ऊपर वाले पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। दो अलग अलग तरीके से हम जनरेटिंग लाइन फाइंड कर सकते हैं। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है कि अलग अलग सिस्टम बताने हैं, लैम्डा सिस्टम और म्यू सिस्टम बताना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 9 माइनस 9y स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब लैम्डा सिस्टम और म्यू सिस्टम आप खोल लो, आपको बताया है कि क्या बनाना है। ये लो, इसके फैक्टर कर लो, एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस जेड इक्वल टू 3 माइनस 3y और 3 प्लस 3y, ठीक है। अब लैम्डा सिस्टम जो बनेगा वो कैसे बनेगा, प्लस वाले के साथ में प्लस वाला लेना है। तो एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू लैम्डा 3 प्लस 3y, कोमा क्या बन जाएगा, एक्स माइनस जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा 3 माइनस 3y। ये तो लैम्डा सिस्टम बन गया। म्यू सिस्टम क्या बनेगा, एक्स माइनस जेड इक्वल्स टू म्यू 3 प्लस 3y, और ये बन जाएगा एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू 3 माइनस 3y। बस अब इसको कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करके थोड़ा तमीज से लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस 3 लैम्डा वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 लैम्डा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, लैम्डा एक्स माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है, और माइनस के लैम्डा जेड हो जाएंगे, और प्लस माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। म्यू सिस्टम कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस 3 म्यू वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 म्यू, और दूसरा क्या आ गया अपने पास में, म्यू एक्स प्लस 3y प्लस म्यू जेड और माइनस 3 इक्वल टू 0। सिंपल बन गए लैम्डा सिस्टम और म्यू सिस्टम। तो आ गया हमारा दो अलग अलग इक्वेशंस आ गई अपनी, x प्लस 3 लैम्डा वाई माइनस जेड, एक्स प्लस 3 लैम्डा वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 3 लैम्डा, लैम्डा एक्स माइनस 3y, एक सेकेंड प्लस माइनस का कोई चक्कर है क्या, सही लिखा है ना अपन ने, x माइनस जेड 9 माइनस 9y आ गया, x प्लस जेड, इसने ही कोई प्लस माइनस की मिस्टेक करी है, सही है हमारा, ठीक है। तो ये लैम्डा सिस्टम और म्यू सिस्टम बन गया। अब ये इसने कही थी कि ये तो इन जनरल आ गया, और पर्टिकुलरली अपने को वो फाइंड करनी है जो 3 1/3 और -1 से पास हो। तो अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 1/3 -1 से पास कराएंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, चाहे इसको करा दो चाहे इसको करा दो। इसी तरह से इसको अगर 3 1/3 और -1 से पास कराएंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो वो पर्टिकुलर लैम्डा और म्यू की वैल्यू इनके अंदर पुट करवा देंगे तो वो पर्टिकुलर लाइन्स की इक्वेशन आ जाएंगी जो कि इस पॉइंट से पास होती है, ठीक है। तो जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो अपन इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन को इस वाले क्वेश्चन को इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को इस वाले मेथड से कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर लैम्डा एमयू सिस्टम दिखाना है अपने को पहले, तो फिर आपको ये इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस वाले तरीके से करेंगे तो इक्वेशन तो आ जाएंगी लाइंस की, लेकिन पर्टिकुलर आएंगी, लैम्डा और म्यू सिस्टम वाला नहीं बन पाएगा। तो लैम्डा और म्यू सिस्टम दिखाने के लिए तो अपने को यही वाला प्रोसेस करना है, क्लियर है। तो इस एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन है, लैम्डा और म्यू सिस्टम दिखाने वाला और जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन अपने को फाइंड करनी है। तो आज के लिए इतना काफी है। आगे फिर अपने पास में जनरेटिंग लाइन की प्रॉपर्टीज आएंगी, वो अपन फिर अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा लेंथी टॉपिक है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ जनरेटिंग लाइंस, क्लियर है। तो इतना कीजिए, एग्जांपल्स कर लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि लैम्डा सिस्टम और म्यू सिस्टम जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक फिर आगे उसकी प्रॉपर्टीज की जो डेरिवेशन आएगी वो हम नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो चलिए, थैंक यू।